नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं थर्ड ग्रेड तृतीय श्रेणी जो अध्यापक भर्ती परीक्षा है, जिसको रीट मेंस के नाम से जानते हो आप। उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है 2023 फरवरी में जो एग्जाम हुए थे, ठीक है, तो उनके क्वेश्चंस का लेवल देखेंगे और कैसे क्वेश्चन आगे आ सकते हैं आपके जो ये भर्ती जिसकी आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो उसके लिए। तो सबसे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखो एक बात और मैं बता दूं, ये साइंस मैथ का 25 फरवरी 2023 का पेपर है और इसमें वो क्वेश्चन देखेंगे पहले हम जो कॉमन आते हैं, यानी कि हर लेवल हर सब्जेक्ट में कॉमन आते हैं राजस्थान जीके के। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आया था, देखो क्वेश्चंस का लेवल देख लेना है क्योंकि 2 साल हुए भर्ती को, थोड़ा चेंज तो होगा लेकिन फिर भी कैसा लेवल आया था वो देखना आपको। सबसे पहला क्वेश्चन आया था कि किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी या लंबवत पड़ती है। अब आप सोचोगे कितना इजी क्वेश्चन आया था, मैं बता दूं इजी आया था लेकिन फिर भी कट ऑफ जो है 190 नंबर गई थी 300 में से। तो आप जो है देख लेना कि तैयारी जो है आपको हाई लेवल की रखनी पड़ेगी। इजी क्वेश्चंस की संख्या कम होती है, आगे जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो बहुत लेवल के थे। तो ये क्वेश्चन आया था सबसे पहला कि सूर्य की किरणें लंबवत या सीधी कहां पर पड़ती है। तो आपको पता ही है जून महीने में जो है कर्क रेखा पर सूर्य होता है और कर्क रेखा गुजरती है आपकी जो है बांसवाड़ा डूंगरपुर से। तो बांसवाड़ा में जो है लंबवत किरणें पड़ती है जून महीने में, ठीक है। और तिरछी किरणें कहां पर पड़ती है राजस्थान में, तो ये पड़ती है गंगानगर जिले में, गंगानगर में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जून माह में जो है कर्क रेखा पर जो है सूर्य सीधा चमकता है, तो बांसवाड़ा में सीधी और लंबवत पड़ती है किरणें और तिरछी पड़ती है आपकी गंगानगर में। अगला क्वेश्चन है स्वर्णगिरी। यह भी क्वेश्चन बहुत इजी आता है कि स्वर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग से संदर्भित करता है। स्वर्णगिरी दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं, तो स्वर्णगिरी आपका कहते हैं जालोर दुर्ग को, ठीक है। जैसलमेर वाले को कहते हैं सोनार दुर्ग। कौन सा, एक मिनट, जैसलमेर वाले को कहते हैं सोनार दुर्ग, ध्यान रखना। दोनों का नाम थोड़ा सा एक जैसा सा लगता है कई बार, लेकिन स्वर्णगिरी जालोर वाला है और सोनार दुर्ग आपका जैसलमेर वाला। ये भी क्वेश्चन इजी था लेकिन वापस मैं बता दूं कट ऑफ फिर भी 190 नंबर ही गई थी, मतलब 65% के आसपास, 65 से भी कम गई थी। तो पेपर इजी आए ये जो जरूरी नहीं है कि आप जो सिलेक्शन ले पाओ। आपको जो तैयारी को उस स्तर पर, अपने माइंड सेट को उस स्तर पर सेट करना होगा कि आप एग्जाम हॉल का प्रेशर भी झेल पाओ, ठीक है। और ये पेपर मैंने क्लियर भी किया था, ठीक है। मेरे 201 नंबर बने थे इसमें, तो वो भी जो किया कि मैं तैयारी बिना तैयारी के ये पेपर दिया था, क्योंकि पहले जो है तैयारी मैं सेकंड ग्रेड की कर रहा था। और जो इस पेपर को देखे आपको भी लगेगा कि तैयारी की आवश्यकता नहीं थी, ज्ञान की आवश्यकता थी। अगर आपने पहले भी कभी पढ़ रखा है तो भी आप ये पेपर क्लियर कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है आपका टाबरारी। देखो क्योंकि जो 6-7 क्वेश्चन जो है आपके राजस्थानी भाषा में आए थे कि टाबरारी मौत माथे गायजन वाला लोकगीत कई जे, मतलब टाबरा की जो मतलब बच्चा होता है उसकी मृत्यु पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं, ठीक है। और इसको लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं भी लगी थी कि ये क्वेश्चन कैसे आए, इनको डिलीट करो क्योंकि राजस्थानी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आए थे। देखो टाबरारी मौत माथे गायजन वाला लोकगीत कई जय, मतलब जो बच्चों की मौत पर गाए जाने वाले गीत है उनको कहते हैं छेड़ा। क्या कहते हैं, छेड़ा, ठीक है। ओल्लू जो है किसी की याद में गाया जाता है। राती जुगा आपको पता ही, रात को जो महिलाएं जो करती है किसी जो है आराध्य देव या जो है उनके जो है उपलक्ष्य में जो है क्या करती है, राती जुगा का आयोजन करते हैं। तो ये जो है आपका छेड़ा जो है ये आपका क्या है, टाबरों की मौत से रिलेटेड यानी बच्चों की मौत पर गाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा नहीं है, तो ये जो अभी जो ये नवीनीकरणीय ऊर्जाएं जितनी भी है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सारे क्या गैर परंपरागत है। तो पवन ऊर्जा गैर परंपरागत, ज्वारीय ऊर्जा गैर परंपरागत, जैव भार ऊर्जा भी जो है गैर परंपरागत, लेकिन जो जल विद्युत शक्ति है ये आपकी परंपरागत है। क्या है, परंपरागत, ठीक है। अब ये मत सोचना कि ये परंपरागत कैसे हुई, तो ध्यान रखना जल विद्युत शक्ति आपकी परंपरागत है, गैर परंपरागत नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है आपके हार्ड टाइप ही मान सकते हो आप, कि कौन सा रचनाकार कवि साथे साथे अच्छा गदकार बिया। मतलब कौन सा रचनाकार कवि साथे साथे अच्छा जो है गदकार बिया, मतलब जिन्होंने जो है कविताओं के साथ साथ गद्य शैली में भी क्या किया, लेखन किया। तो वो थे शिवदास गार्डन। और इनकी जो है ये जो आपके गागरोन के महाराज राव थे, जिनका नाम था कौन, अचलदास खिंची, राव अचलदास खिंची उनके राज कवि थे। और इन्हों की जो लिखी हुई जो है शिवदास गार्डन सबसे अच्छी रचना जो है वह है कौन सी है, जो है शिवदास गार्डन सॉरी अचलदास खिंचीरी वचनिका, अचलदास खिंचीरी वचनिका,
वचनिका। तो ये जो क्वेश्चन आया था आपके कि कौन सा रचनाकार कवि रे साथे साथे अच्छा गद्यकार भी है, मतलब जगह कवि भी है और गद्यकार भी है, ठीक है। तो शिवदास गार्डन हो जाएगा उत्तर। और गागरोन जो है दुर्ग बीका जगह भी टाइम का राजा अचलदास खिंची बांका ये राजकीय कविया, और अचलदास खिंची री वचनिका जो की है शिवदास गार्डन की लिखेड़ी है, ठीक है। तो ये राजस्थानी भाषा के भी क्वेश्चन यहां से आए थे। फिर अगला क्वेश्चन कि अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से कहां पाया जाता है या किस जिले में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने एक नोट्स बना रखे थे ऐसे ही, तो जो है पहले के बनाए हुए थे मेरे पास पटवारी के, उसमें एक ही लाइन लिखी हुई थी अर्जुन के वृक्ष के बारे में, और वो लाइन ये लिखी हुई थी कि अर्जुन के वृक्ष सर्वाधिक झालावाड़ में पाए जाते हैं, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और वैसे ऑप्शन से भी कर सकते हो, जालौर में पाए नहीं जाते, जैसलमेर में पाए नहीं जाते, जयपुर में पाए नहीं जाते, तो झालावाड़ में ही पाए जाएंगे। क्यों? जालौर जैसलमेर में अर्जुन के वृक्ष कहां से पाएंगे? जयपुर भी अर्ध शुष्क टाइप से ही है, वैसे अरावली में है, लेकिन कम इतना भी जो है वो नहीं है कि यहाँ पर हर प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? झालावाड़। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे पुराना या सब कह सकते हैं प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखो राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ध्यान रखना, ये बाघ परियोजना में शामिल है। किसमें? बाघ परियोजना में। और जो आपका केवलादेव है वो जो है एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो बाघ परियोजना में शामिल नहीं है। मुकुंदरा हिल्स जो है आपके बाघ परियोजना में भी है, राष्ट्रीय उद्यान में भी है। रणथंबोर आपके जो है बाघ परियोजना में भी है, और जो है किसमें भी है? जो बाघ परियोजना और राष्ट्रीय उद्यान दोनों में है। तो सबसे पुराना या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है रणथंबोर, जिसकी स्थापना जो है 1980 में की गई। यानी एज ए जो आपका रणथंबोर है उसको राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता 1980 में मिली, फिर मिली केवलादेव को 1982 में, और मुकुंदरा हिल्स को मिली 2012 में। बात करें हम टाइगर परियोजना की, तो टाइगर परियोजना भी सबसे पुरानी जो है रणथंबोर, ये इसको 1973 में जो है बाघ संरक्षण परियोजना के अंतर्गत लिया गया था। तो बाघ परियोजना भी सबसे पुरानी है, और जो है राष्ट्रीय उद्यान भी सबसे पुराना कौन सा है? ये सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ध्यान रखना, ये एक बाघ परियोजना है, टाइगर रिजर्व है। अगला क्वेश्चन वापस जो है क्या पूछा था? वापस इस हिसाब से ही पूछा था राजस्थानी टाइप से कि बिसलदेव रासो में कौन सो रस प्रधान है। ये क्वेश्चन जो है मैंने छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? कि मैं इन दो में कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। ये दो रौद्र और करुण तो होंगे नहीं, तो बिसलदेव रासो में कौन सो रस प्रधान है? तो देखो एक वीर रस और श्रृंगार रस दोनों में मतलब कंफ्यूजन हो सका है, तो ध्यान रखा गया बिसलदेव रासो है बिकमा जो है श्रृंगार रस जो है ज्यादा प्रधान है, क्योंकि रानी जो है बिसलदेव जो है उनकी रानी जो है उनके बारे में इसमें उल्लेख किया गया था, ठीक है। तो श्रृंगार रस जो है वो प्रधान है कौन सा में? बिसलदेव रासो में कौन सो रस? श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन है पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया था? इतने इजी क्वेश्चन आए थे, लेकिन देखो फिर भी कट ऑफ 190 नंबर गई थी, आप खुद सोच सकते हो। तो पन्नाधाय ने जो है किसके जीवन को बचाया था? तो राणा उदय सिंह के जीवन को बचाया था। किसको? राणा उदय सिंह, इसका सही उत्तर हो जाएगा राणा उदय सिंह। कौन थे राणा उदय सिंह? राणा उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी, महाराणा प्रताप के पिताजी राणा उदय सिंह के पिता थे ये ध्यान रखना, महाराणा प्रताप के पिता थे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम, जिनको मिर्जा मानसिंह कहते हैं, मिर्जा राजा मानसिंह, जिनको मानसिंह प्रथम भी कहते हैं, दोबारा लाई गई। तो एक सब यहाँ पर कितने क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? मीनाकारी कौन से जो है जगह की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कौन किसके द्वारा लाई गई? महाराजा मानसिंह या मिर्जा राजा मानसिंह द्वारा, ठीक है। और कहां से लाई गई? तो ये लाहौर से लाई गई, ध्यान रखना, लाहौर से जो है लाई गई। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान में चुन्नी और बारी शरीर के किस अंग पर पहने जाते हैं? चुन्नी और बारी, वो चुन्नी वो नहीं है जो अपन जो है कपड़े वाली होती है, चुन्नी और बारी ये दोनों आभूषण है, ध्यान रखना। क्या है? ये दोनों आभूषण है। और बारी जो है आभूषण नाक का होता है, ध्यान रखना। और चुन्नी भी किसका होता है? नाक का। ये जो अपन वो जो चुन्नी जो लड़कियां पहनती है वो कपड़े वाली, वो चुन्नी नहीं है, ये चुन्नी आभूषण का नाम है। तो चुन्नी और बारी ये दोनों नाक के आभूषण है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन छोड़ दो क्योंकि ये उस टाइम के हिसाब से पूछा गया था, करंट के हिसाब से। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है कि किन संप्रदाय रा अनुनायी उबाणे पगा अंगारा माथे निरत करया करे, ठीक है। किन संप्रदाय रा अनुनायी उबाणे पगा अंगारा माथे नृत्य करया करे, मतलब उबाणे पग मतलब नंगे पैर जो है
क्या करते हैं, अंगारा पर, यानी कि जो अंगारे होते हैं, जलती हुई जो मतलब आग होती है, उस पर जो है नृत्य करते हैं, यानी कि जो है नाचते हैं। मतलब किस संप्रदाय के अनुयायी जो है नंगे पैर जो है नृत्य करते हैं जो है आग पर या अग्नि पर। ठीक है, तो उबाणे पगा यानी कि नंगे पैर, तो कौन से करते हैं, जसनाती संप्रदाय। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई पाई जाती है। तो देखो, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है उसको कहते हैं पारिख दुर्ग। धनवंत दुर्ग जो होता है, धनवंत दुर्ग होता है आपका जो स्थल पर हो, मतलब एकदम स्थल सीधी भूमि पर हो। पारिद होता है जिसके चारों ओर परकोटा हो, चारों ओर परकोटा हो। ठीक है, और एरन दुर्ग होता है वन दुर्ग, जिसके चारों ओर जंगल हो। ठीक है, गहना जंगल हो। तो खाई वाले दुर्ग को कहते हैं पारिख दुर्ग। इतने इजी क्वेश्चन आए थे, हो सकता है इस बार लेवल बढ़ जाए, लेकिन एक जो ज्यादा पुराना नहीं है, ये पेपर 2 साल पुराना है, तो लेवल मैच करने की कोशिश तो फिर भी हो जाएगी। ठीक है, फिर ये अच्छा क्वेश्चन था एक कि मदार बांध किस नदी पर बनाया गया था। मदार बांध, मदार बांध आपका जो है बेड़च नदी पर था, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन वहां दिमाग यूज नहीं लेते, वरना तो देखो सोम, माही, साबरमती और जो है आपके बेड़च ऑप्शन में थे, लेकिन जो है एग्जैक्ट याद हो तभी आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। तो मदार बांध जो है आपका बेड़च नदी पर बनाया गया था। फिर अब अगला क्वेश्चन, अली बख्शी ख्याल, जो लोक नाट्य, वहां से ये क्वेश्चन है। अली बख्शी ख्याल राजस्थान के कौन से क्षेत्र में प्रचलित लोक नाट्य शैली है। तो ऐसे अली बख्शी ख्याल और ऐसे अलवर, ये ध्यान रखना आप, ऐसे अली बख्शी और ऐसे अलवर। तो उत्तर हो जाएगा अली बख्शी ख्याल जो है आपके अलवर के प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, फिर अगला जो क्वेश्चन आया था कि राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है। नाइट्रेट की उपस्थिति सबसे ज्यादा जिस मृदा में पाई जाती है उसको मैं बता दूं, जो अरावली का जो अर्ध शुष्क भाग, अरावली के पास मरुस्थल का, अरावली के जो सटा हुआ भाग है। जैसे मैं एक मैप बनाता हूं, अब कई जो है कमेंट करके ये मत बोल देना कि राजस्थान का मैप ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक रफ मैप है। ठीक है, फिर जो है यहाँ पर अरावली मान लेते हैं, और अरावली के जो पास का ये जो रेगिस्तानी वाला एरिया, ये वाला, यहाँ पाई जाती है नाइट्रेट की उपलब्धता सबसे अधिकतम, यानी कि अर्ध शुष्कीय जो है मरुस्थलीय प्रदेश जो अरावली से जस्ट सटे हुए हैं। कौन कौन से, सिक्कर है, ठीक है, झुंझुनू है, नागौर है, पाली है, सिरोही है, यहाँ का जो कुछ एरिया है वहां पर जो ये मृदा पाई जाती है। और उत्तर हो जाएगा इसका भूरी रेतीली मृदा। कौन सी, भूरी रेतीली मृदा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव कौन थे। कोटा महाराव राम सिंह, नाम ध्यान रख लेना। कोटा के महाराव कौन थे 1857 की क्रांति के समय, राम सिंह। उनकी सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी। तो करौली ने भेजी थी। और करौली के शासक कौन थे, मदन पाल। ये भी नाम आपको ध्यान रखना है, दोनों नाम ध्यान रखने। और इजी क्वेश्चन था ये। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता, जो महाराव राम सिंह थे, उनकी सहायता के लिए जो है सैनिक जो सहायता भेजी थी वो करौली के मदन पाल ने भेजी थी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है वागड़ी बोलीरो मुख्य क्षेत्र है। मतलब झटे वागड़ी बोली, वागड़ी बागड़ी नहीं, वागड़ी, वागड़ी बोली खटे बोली जाए तो वागड़ी बोली बोली जाए डूंगरपुर बांसवाड़ा में। और एक जो मैं बोलने लग रहा हूँ बा कौन सी, बागड़ी, बागड़ी बोली जाए आपकी चूरू, सिक्कर, झुंझुनू में। चूरू और सिक्कर झुंझुनू का कुछ पार्ट में बोली जाए सिक्कर झुंझुनू। ठीक है, हनुमानगढ़ के भी कुछ भाग में बोली जाए। तो बागड़ी बोली जो है चूरू, हनुमानगढ़, ये जो एरिया है गंगानगर का भी कुछ क्षेत्र है वहां बोली जाती है। लेकिन वागड़ी बोली जाए डूंगरपुर बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर क्षेत्र में लड़कियों और अछूतों की शिक्षा हेतु किस संस्थान ने पुत्री पाठशाला और कबीर पाठशाला की स्थापना की। ध्यान रखना, एक बात आपको ध्यान रखनी है कि आपने शायद ये पढ़ लिया होगा। ठीक है, अगर आपने जो है प्रजामंडल वगैरह या जो आंदोलन वगैरह पढ़े हैं तो आपको पता होगी, या फिर जो सभाएं जो आपकी स्थापित हुई थी, कौन कौन सी जो सभाएं हुई थी, मारवाड़ लोक परिषद, ये वो, उसमें ये चीज अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर आपको नोट्स चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि नोट्स में साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो बीकानेर क्षेत्र में पुत्री और कबीर पाठशाला, ये जो है किसने जो है, देखो पुत्री तो है लड़कियों के लिए, पुत्री तो लड़कियों के लिए, और अछूतों के लिए जो है कबीर पाठशाला की स्थापना बीकानेर क्षेत्र में किसके द्वारा की गई। बात बीकानेर की नहीं हो रही, बीकानेर क्षेत्र की हो रही है। बीकानेर क्षेत्र में उस टाइम का चूरू, ठीक है, अभी जो वर्तमान चूरू, और चूरू के अलावा जो है नागौर का कुछ भाग, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये भी आते थे, और हरियाणा का भी कुछ पार्ट आता था। ठीक है, तो सर्व हितकारिणी सभा, इसने जो है पुत्री और कबीर नामक 2 पाठशालाएं जो है क्या की थी, स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी सर्व हितकारिणी सभा की। और कहां पर हुई थी ये, चूरू में।
ठीक है। और दूसरी बात और ध्यान रख लेना, किसने की? स्वामी गोपाल दास ने। किसने? स्वामी गोपाल दास ने, जो बीकानेर राज्य के अंतर्गत आता था उस समय चूरू। ठीक है, तो ये जो है आपको जो है ध्यान रखना है, पुत्री और कबीर पाठशाला सर्वहितकारिणी सभा द्वारा स्थापित की गई थी। फिर ये क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन आया था कि दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे किस जिले से नहीं गुजरता। ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था क्योंकि मैंने कोटा कर दिया था इसमें। क्यों गलत हुआ? कि ये अलवर से तो गुजरता है, लेकिन अपन क्या सोचते हैं कि कोई चीज अलवर से गुजर रही है तो हो सकता है वो क्या है, जयपुर से भी गुजरेगी। अपन क्या सोचते हैं, दिल्ली से बड़ोदरा जा रहा है मतलब गुजरात जा रहा है, तो क्या होगा, अलवर से आएगा, फिर जयपुर, जयपुर से अजमेर होते हुए, अजमेर से राजसमंद और ऐसे जो है चित्तौड़ के कुछ भाग से होते हुए और उदयपुर से होते हुए बांसवाड़ा होके कहां हो जाएगा, ये गुजरात में चला जाएगा। जबकि ये जो दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है उसका रूट में राजस्थान में बता देता हूं। ये सबसे पहले अलवर में तो आता है, जिले की बात हो रही है, ठीक है। अलवर से जो है ये फिर आता है भरतपुर में, थोड़ा सा घुमाया हुआ है ये हाईवे को, ठीक है। फिर आता है ये दौसा में, जयपुर को बाईपास मार देता है। दौसा के बाद में आता है ये सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर के बाद में जो है ये कहां पर जाता है, टोंक में, और टोंक के बाद ये बूंदी में, और बूंदी से ये कोटा, और कोटा से ये बाहर निकल लेता है, कोटा, और कोटा से राजस्थान से बाहर। तो ये रूट याद रख लेना। तो यहां जयपुर कहीं भी नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, जयपुर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कुछ अलग ही लेवल का था, बहुत हाई लेवल का था। ऐसे क्वेश्चन एक दो आते हैं, अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वरना स्किप करेंगे आप इनको। कि निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है। इस लेवल पर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को स्किप करना ही उचित होगा, और बहुत कम स्टूडेंट इसको सही कर पाते हैं, वो भी तुक्के से ज्यादा होते हैं। तो एसटी जो है उसका न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है आपका करौली में। किसमें? करौली में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से किस समारोह का संबंध विवाह से है। सबसे पहले गोद लेना, गोद लेना तो विवाह से है नहीं। पनघट पूजन, पनघट पूजन जो जलवा पूजन होता है ना, जलवा नाम सुना होगा आपने, आधे राजस्थान ने तो सुना ही होगा जलवा। जलवा जो है बच्चे के जन्म पर होता है। जड़ुला, जड़ुला भी बच्चे का ही होता है। टिक्का, टिक्का जो होता है वो विवाह का होता है। टिक्का करते हैं ना, उसको कहते हैं विवाह का जो होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर आपका आता है पुंछी या पूर्णची, दोनों नाम ध्यान रखना, पुंछी या पूर्णची या पौंच, तीनों नाम होते हैं इसके। पुंछी, पुंछी और पौंच, ये आभूषण कहां पहना जाता है? तो ध्यान रखना, पुंछी आभूषण पहना जाता है कलाई में, ठीक है। कहां पहना जाता है? कलाई में। तो हाथ की कलाई में पहना जाता है। हो सकता है अगर कलाई ऑप्शन में नहीं हो तो हाथ इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है आपका कि राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? 12 सितंबर खेजड़ली बलिदान दिवस, खेजड़ली बलिदान दिवस है, ये ध्यान रख लेना, बलिदान दिवस। तो अब आपको पता ही चल गया होगा कहां पर मनाया जाएगा, खेजड़ली में। डेट याद रख लेना 12 सितंबर। तो ये 25 क्वेश्चन मैंने आपको जो है प्रीवियस ईयर के जो एक डेमो के रूप में बताने की कोशिश की है। आपको अगर सही लग रही है क्लास तो कमेंट करें, हम कंटिन्यू रखेंगे, वरना जो है आप जो है कुछ और नया लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।